नमस्कार। जबलपुर संभाग की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में मैं वीणा मिश्रा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय बालाघाट आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड की दूसरी कविता पतंग लेकर यहाँ प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि हैं श्री आलोक धनवा जी। तो हम कवि परिचय संक्षिप्त में यहाँ जानते हैं। आलोक धनवा जी, इनका जन्म सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। प्रमुख रचनाएं जो है, पहली कविता इनकी जनता का आदमी और 1972 में प्रकाशित उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से इनको प्रसिद्धि हासिल हुई। और इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो कविता है यह इसी काव्य संग्रह से ली गई है, दुनिया रोज बनती है। तो आप परीक्षा की दृष्टि से इस एकमात्र संग्रह को अवश्य याद रखें। आप इसको संदर्भ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कवि को प्रमुख सम्मान जो मिले हैं उसमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। तो ये था आलोक धनवा जी का संक्षिप्त परिचय। अब हम कविता के परिचय को जानते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई यह कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। जैसा अभी आपको बताया, एकमात्र संग्रह कौन सा? दुनिया रोज बनती है। उस एकमात्र संग्रह का एक हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है। यह जो पतंग कविता है यह मौलिक रूप से कवि की एक बहुत ही लंबी कविता है। चूँकि इतनी लंबी कविता को पाठ्यक्रम की दृष्टि से इस पुस्तक में शामिल करना उचित नहीं है, इसलिए इसके तीसरे भाग को ही इस पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। इस कविता का शीर्षक पतंग है। तो पतंग रंग बिरंगी होती है, बहुत ही हल्की फुल्की होती है और बच्चों की पसंद की होती है। तो इस पतंग के माध्यम से कवि ने इस कविता में बच्चों की इच्छाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी उमंगों को दर्शाने का प्रयास किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। अब यहाँ एक नया शब्द, चूंकि यह आपके लिए चिरपरिचित है, बिंब। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है। बिंब शिल्प सौंदर्य का एक अंग है जो हमारी 5 इंद्रियों के आधार पर होता है। जो दृश्य का ज्ञान कराती हैं वो दृश्य इंद्रियां, जो श्रव्य का आभास कराती हैं वो श्रव्य इंद्रियां या श्रव्य बिंब, जो सूंघने से या नासिका से संबंधित होती हैं वे घ्राण इंद्रियां अर्थात घ्राण बिंब है। जो हमारी जिह्वा अर्थात स्वाद से संबंधित होती हैं वे स्वाद बिंब, और जो स्पर्श का आभास कराते हैं वो दृश्य बिंब। इस तरह से कवि ने यहाँ मुख्य रूप से 3 बिंबों का प्रयोग किया है, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श। तो इन बिंबों के सहारे कवि ने यहाँ पे बच्चों के क्रियाकलापों, उनकी गतिविधियों, उनके खेल को दर्शाया है। साथ ही प्रकृति में जो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन आता है उसको भी यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। पतंग शीर्षक कवि ने इसलिए चुना है क्योंकि जिस प्रकार से पतंग रंग बिरंगी होती है, बच्चे इसे उमंग से उड़ाते हैं, वैसे ही बच्चों के सपने भी रंग बिरंगे होते हैं। उनकी इच्छाओं का एक प्रकार से वे आभास कराते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बालमन जिन्हें छूना चाहता है। पतंग आसमान में उड़ती हैं और उस सीमा तक उड़ती हैं जहां हम पहुंच नहीं पाते, किंतु बच्चों का मन, उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो आसमान को छूती रहती हैं। तो पतंग के माध्यम से कवि ने उन्हीं इच्छाओं और आकांक्षाओं को दर्शाया है। कभी कभी तो ये बच्चे उन हदों को भी पार करके आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। यह कविता हमें अनेक बिंबों के दर्शन कराती है और उनके माध्यम से हमें ऐसी दुनिया की सैर कराती है जहाँ हमें शरद ऋतु में जो परिवर्तन आते हैं, जो चमकीले इशारे दिखाई देते हैं, सूर्य की चमक दिखाई देती है, उसके दर्शन कराती है। तितलियों की रंगीन दुनिया दिखाती है और साथ ही दिशाओं में जो मृदंग बजते हैं, बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, सीटियाँ गूंजती हैं, उनका शोर वो सुनाई देता है, उसे भी दिखाती है। जहाँ छतों के खतरनाक होने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि बच्चे छतों में पतंग उड़ाते हैं और वहाँ उन्हें यह भय भी होता है कि वो उनसे गिर सकते हैं, किंतु इस भय पर वे विजय भी प्राप्त करते हैं। और विजय पाने का उनका साधन क्या है? उनकी उमंग, उनका उत्साह। तो इसी के ज़रिए वे अपने इस भय पर विजय भी प्राप्त करते हैं। जो गिर गिर कर संभलते हैं वे कई बार गिरते हैं और गिर कर संभल भी जाते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। और जब वे अपनी तेज़ी से, चंचलता से दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी का हर एक कोना उनके पैरों के पास स्वयं ही घूमता हुआ आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई नई पतंगों, इसका अर्थ यहाँ कवि ने यह लिया है कि बच्चों की नई नई इच्छाएं, नई नई आकांक्षाएं। तो बच्चे हर दिन नई इच्छाओं के साथ, नई उमंगों के साथ, नई आशाओं के साथ पतंग लेकर हाजिर होते हैं और शरद की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ भादों के बाद ब्रैकेट में कोष्ठक में अंधेरे दिया है और शरद के बाद उजाला दिया है। तो यहाँ अंधेरे जो है वो अंधकार से युक्त मौसम अर्थात भादों या विपत्तियों या संघर्ष को दर्शाता है, तो शरद उजाला अर्थात आशा की किरण दिखाता है। तो बच्चे भादों के बाद अर्थात संघर्ष के बाद पुनः एक उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो चलिए हम भी उनके साथ होते हैं और इस पतंग कविता के ज़रिए उन बच्चों से जुड़ते हैं, उनकी गतिविधियों से जुड़ते हैं। तो कविता का यहाँ प्रथम पद्यांश प्रस्तुत है। सबसे तेज बौछारें गई भादों गया, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि भादों का महीना, भादों जिसे भाद्रपद भी कहा जाता है, हिंदी मास है ये। अंग्रेज़ी में तो हम जनवरी, फरवरी इस तरह से मास के नाम लेते हैं, किंतु यह हिंदी का मास है। भाद्रपद जिसे कहा जाता है, कविता में उसे भादो शब्द प्रयोग किया गया है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि भादों का महीना अर्थात बरसात का महीना बीत गया है, उसके साथ तेज बौछारों वाला समय भी गुजर गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि सावन, भादों ये बरसात के महीने हैं, इनमें तेज बौछारें आती हैं, बहुत बारिश होती है और बादलों के छाए रहने के कारण सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती है। तो ये अंधकार युक्त और वर्षा से युक्त माह होता है जो अब बीत गया है। सवेरा हुआ, सवेरा कैसा सवेरा? सवेरा अर्थात सुबह। सवेरा हुआ है तो वह कैसा है? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, खरगोश की आँखें लाल हैं और जो प्रातः काल का, उषा काल का सूर्य है वो भी पूरा लाल है। और साथ ही वह तो लाल होता ही है, अपने आसपास का जो आसमान है उसे भी वह लालिमा से युक्त कर देता है। तो खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। जैसे ही शरद का मौसम आता है तो जो सूर्योदय होता है, जो सवेरा होता है, वह खरगोश की आँख की तरह लाल होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब इस पंक्ति में कवि ने शरद अर्थात शरद ऋतु है, शरद ऋतु का यहाँ कवि ने मानवीकरण किया है और शरद को एक नटखट बालक के रूप में दर्शाया है। और मानवीकरण करते हुए उन्होंने कहा है कि शरद रूपी जो नटखट बालक है वो कई पुलों को पार करता हुआ आया है। अब ये कई पुल क्या है?
कई पुल का अर्थ यहाँ पर ऋतुएं हैं। शरद के बाद 5 ऋतुएं और आती हैं। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। शरद के बाद शीत ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और उसके बाद शरद ऋतु। तो जो शरद रूपी बालक है इन 5 ऋतुओं के पुलों को पार करते हुए आया किस तरह से है, कौन सा साधन है? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। वह अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए आया है। अब ये नई चमकीली साइकिल क्या है? तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बाल सुलभ मानसिकता के बारे में बताना चाहूँगी कि बच्चों की ये मानसिकता होती है कि यदि उनके पास कोई नई वस्तु आई है तो वे चाहते हैं कि अन्य लोग भी उसे देखें और इसके लिए वे कुछ ऐसे इशारे करते हैं ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। तो यहाँ शरद के पास नई वस्तु क्या है? नई वस्तु है सूर्य, क्योंकि वर्षा काल में यह सूर्य धरती में अपने दर्शन नहीं देता था, किंतु शरद आते ही सूर्य के दर्शन होने लगते हैं। तो यह नई चमकीली साइकिल है वह सूर्य है। अब इसे साइकिल की उपमा क्यों दी? साइकिल की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो वो धरती के तल में होता है, किंतु दिन चढ़ने के साथ साथ वह भी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। तो यहाँ जो शरद रूपी बालक है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी नई चमकीली साइकिल, सूर्य की साइकिल तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ रहा है, अर्थात धरती पर ऊपर आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ भी मैं आपको एक घंटी बजाने से संबंधित उदाहरण दूंगी कि जब भी गली में कोई सामान बेचने वाला, गुपचुप फुल्की वाला, आइसक्रीम वाला या अखबार वाला, दूध वाला आते हैं तो वो लोगों को आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को या बच्चों को आकर्षित करने के लिए घंटी बजाते हैं या भोंपू बजाते हैं। उनका कोई ना कोई संकेत होता है। तो इसी तरह जो शरद है वह भी घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से आ पहुंचा है। अब यहाँ घंटी बजाने से कवि का आशय यह हो सकता है कि पक्षियों की चहचहाहट, भवरों की गुंजन या मौसम के अनुकूल जो भी आवाज़ें आती हैं उनसे आप लगा सकते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब ये जो शरद रूपी बालक है, आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। जो बच्चे हैं वो अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं कि जो आईना रहता है उसको चमकाते हैं और अपने दोस्तों को आमंत्रित करते हैं या बुलाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो शरद रूपी बालक है वह सूर्य के द्वारा एक चमकीला इशारा कर रहा है और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को आकर्षित कर रहा है, उन्हें बुला रहा है ताकि वे आएं और पतंग उड़ाएं। वह उन्हें यह बताना चाहता है कि देखो मौसम खुल चुका है, अब पतंग उड़ाने का समय आ गया है और तुम आओ और पतंग उड़ाओ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो यह जो शरद रूपी बालक है चमकीला इशारा तो करता ही है, सूरज के माध्यम से तो बुलाता ही है, साथ ही आकाश को भी वह अत्यंत मुलायम बना देता है। अब यहाँ मुलायम बनाने से यह तात्पर्य है कि वर्षा काल में जो आसमान में बादल होते हैं वो भारी होते हैं, उनमें गर्माहट होती है, और जो गर्मी के बादल होते हैं ग्रीष्म ऋतु में उनमें सूर्य में एक तपिश होती है। तो शरद के बादलों में ऐसी कोई बात नहीं है, ना तपिश है ना भारीपन है, बल्कि शरद के बादल बहुत ही रुई जैसे कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। साथ ही इस ऋतु में सर्दी की शुरुआत हो जाती है, तो मौसम में एक सुहावनापन होता है ताकि बच्चे भी आसानी से बाहर खेल सकें। जब वे पतंग उड़ाते हैं तो वे आसमान की ओर आसानी से देख सकें, उन्हें सूर्य की गर्मी का आभास ना हो। तो जो शरद रूपी बालक है वो आकाश को भी इतना मुलायम बना देता है कि बच्चों की पतंग आराम से ऊपर उठ सके। तो यहाँ शरद के द्वारा मौसम में एक परिवर्तन किया गया है ताकि बच्चे खेल के लिए मैदानों में या छतों पर
आ सकें और आसानी से खेल सकें और मौसम का आनंद उठा सकें। अब हम यहाँ शिल्प सौंदर्य पर दृष्टि डालते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कुछ पीले रेखांकित शब्द हैं वे विशेषण शब्द हैं। तेज, नई, चमकीली, चमकीले, मुलायम, तो ये विशेषण शब्द हैं। तो आप भाषा सौंदर्य में लिख सकते हैं कि विशेषण शब्दों का कवि ने यथोचित प्रयोग किया है। साथ ही जो नीले रेखांकित शब्द हैं या पंक्तियां हैं वे अलंकार दर्शाती हैं, जैसे खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ सवेरे की उपमा किससे दी गई है? खरगोश की आँखों से, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ चूँकि शरद का मानवीकरण किया गया है इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और पुलों को पार, पा वर्ण की आवृत्ति अर्थात अनुप्रास अलंकार है। जोर जोर से, जोर जोर एक ही शब्द की आवृत्ति से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऊपर उठ, यहाँ ऊ वर्ण की आवृत्ति है अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बिंब योजना देखिए, इस कविता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है इसकी बिंब योजना। यहाँ कवि ने जो ऊपर की 4 पंक्तियाँ हैं, 5 पंक्तियाँ हैं, उनमें दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, तेज बौछारें, शरद आया पुलों को पार करता, नई चमकीली साइकिल तेज चलाता, ये सभी दृश्य बिंब हैं। ये हमें एक दृश्य की कल्पना करने में समर्थ बनाते हैं। घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, ये हमें एक ध्वनि का आभास कराते हैं, इसलिए ये श्रव्य बिंब है। और नीचे जो आप देख सकते हैं, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम अर्थात स्पर्श का आभास कराते हैं, इसलिए यह स्पर्श बिंब है। तो अब हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय पद्यांश। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। ये जो 5 पंक्तियां हैं ये शरद की इच्छा को व्यक्त करती हैं कि शरद क्या चाहता है, शरद रूपी बालक या शरद ऋतु क्या चाहती है। चूँकि उसका मानवीकरण किया गया है अतः उसकी इच्छाएं भी यहाँ बताई गई है। जो शरद रूपी बालक है वह चाहता है कि उसके आगमन के साथ ही दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज आसमान में उड़े। दुनिया का सबसे पतला कागज, जिसे आप काइट पेपर कहते हैं, जिससे पतंग बनती है, आप चित्र में देख सकते हैं, या ताव भी जिसे कहा जाता है, वह काइट पेपर या ताव भी आसमान में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आप देख सकते हैं जो पतंग है वो एक बांस की खपच्ची के फ्रेम से बनी हुई है, उसी के सहारे वो पतंग आकार धारण करती है। तो शरद रूपी बालक चाहता है कि सबसे पतली कमानी बांस की है वह भी उड़ सके। तो समग्र रूप में जो शरद रूपी बालक है वह चाहता है कि पतले, रंगीन और हल्के कागज व बांस की कमानी से बनी हुई पतंग आसमान में उड़ सके। अब ये तो शब्दों के अर्थ था। अगर हम भाव के अर्थ के आधार पर इसको समझें तो कवि ये कहना चाहते हैं कि आकाश में जो बच्चे हैं उनकी हल्की और रंगीन कल्पनाएं, जो नाजुक सी कल्पनाएं हैं, सुंदर सपने हैं, वे आकाश की उड़ान भर सकें। बच्चे खेल कर के माध्यम से, अपनी उमंग और उत्साह के माध्यम से उन सपनों को आकार दे सकें। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। अब शरद रूपी जो बालक है वह यह चाहता है कि जैसे ही बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छतों पर, मैदानों पर आए, इकट्ठे हों, जुड़ें, तो साथ ही उनके साथ उनके उत्साह के कारण जो सीटियाँ बजती हैं उसका स्वर सुनाई दे। किलकारियाँ, किलकारियाँ अर्थात उमंग से भरी चीख।
बच्चे जो अत्यंत उत्साह में होते हैं तो वो उमंग से भरकर चीखते चिल्लाते हैं खेलते समय। तो शरद यही चाहता है कि उसके आगमन के साथ ही बच्चों की सीटियों किलकारियों की दुनिया भी प्रारंभ हो जाए, बच्चे उत्साह से खेलें। तितलियों की नाजुक दुनिया, अब यहाँ आप सामान्य अर्थ में ले सकते हैं कि तितलियाँ अर्थात पतंग। जिस तरह से तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं वैसे ही पतंग भी रंग बिरंगी होती हैं। तो आप सामान्य अर्थ में तितलियों को पतंग से जोड़ सकते हैं और विशिष्ट अर्थ में आप तितलियों का संबंध बच्चों से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार तितलियाँ अत्यंत चंचल होती हैं, नाजुक होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, वैसे ही बच्चे भी अत्यंत चंचल होते हैं, नाजुक भावनाओं और शरीर से युक्त होते हैं, साथ ही रंग बिरंगे सपने लिए हुए होते हैं। तो शरद यही चाहता है कि सारे बच्चे पतंग उड़ाएं और सीटियां बजाएं, किलकारी मारें और पुनः पूरा माहौल रंग बिरंगे नाजुक दुनिया से भर जाए, तितलियों से भर जाए, बच्चों से भर जाए, उनके सपनों से भर जाए। तो यहाँ हम बिंब की तरफ नज़र डालते हैं। यहाँ ऊपर की जो 3 पंक्तियाँ हैं उनमें दृश्य बिंब है, क्योंकि वो एक दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, एक पतंग का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं कि कैसा हल्का और रंगीन कागज़ होता है, पतला कागज़ होता है, बाँस की पतली कमानी होती है। तो ये एक दृश्य का आभास करा रहे हैं, अर्थात यह दृश्य बिंब है। सीटियाँ किलकारियाँ ये हमें ध्वनि का आभास करा रही हैं, अर्थात यहाँ श्रव्य बिंब है। और तितलियों की नाजुक दुनिया ये एक स्पर्श का आभास कराती है, इसलिए इसमें स्पर्श बिंब है। अब यहाँ एक और चीज़ आप देख सकते हैं, उड़ सकें उड़ सकें उड़ सकें। प्रथम 3 पंक्तियों में यह एक नाद सौंदर्य डालता है, तो इसको आप अंत्यानुप्रास या नाद सौंदर्य के रूप में भी शिल्प सौंदर्य में दिखा सकते हैं। और विशेषण शब्द है नाजुक, पतली, पतला, हल्की और रंगीन। तो भाषा सौंदर्य में आप इन शब्दों का दृष्टांत दे सकते हैं और अपने भाषा सौंदर्य को और अच्छा बता सकते हैं। तो बच्चों, ये आज हमने इस कविता के प्रथम और द्वितीय 2 पद्यांशों को शामिल किया है ताकि आप सहजता से इन्हें समझ सकें। अगले 3 पद्यांश लेकर हम अगली कक्षा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपको कुछ गृह कार्य देते हैं। जो मैंने समझाया है वही गृह कार्य है। निम्न बिंदुओं के आधार पर कविता का काव्य सौंदर्य लिखें। पहला भाषा, दूसरा अलंकार और तीसरा बिंब योजना। तो जो कुछ आज हमने समझा है उसके आधार पर यह गृह कार्य आप अपनी ही नोटबुक में लिखें। धन्यवाद। पुनः नई कक्षा के साथ मिलेंगे।